जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त मुस्कुराहट के साथ में बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत शानदार होंगे, एकदम अच्छे से होंगे। और दोस्त, हमने कल पॉलिटी को शुरू कर दिया था। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था, उम्मीद करूंगा आपने उसको एक बार फिर से रिवाइज किया होगा। और हमेशा उसको क्लास में जब आप आए तो 5-10 मिनट पुरानी चीजों को एक बार रिवाइज करके आए, उनको दोहरा करके आए, चीजों को समझ करके आए। तो एक बार थम्स अप करें। कल की चीजें आप लोगों के लिए क्लियर थी और हम आज की चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। और हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। यानी कि मैं बात करूं कि भारत का जो, अगर मैं बात करूं संविधान है, उसको अगर हम बात करेंगे कि भैया उसको हम संघात्मक कहें या अर्ध संघात्मक कहें या एकात्मक कहें, क्यों कहें, ठीक है। आज ही की कक्षा में हम समझेंगे परिसंघ क्या होता है, संघ क्या होता है, और संघ माने फेडरल क्या होता है, और यूनियन संघ के क्या अर्थ होते हैं। उसके बाद में हम तय करेंगे हमारी सरकार के अंग कौन से होते हैं। आज ही दोस्त हम आपका लिखित और अलिखित संविधान के बारे में बात करेंगे कि किन देशों का है। भारतीय संविधान को जब लिखा गया तो उसके लिखित रूप के अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें थी। ओके, तो तैयार हैं? बड़े ध्यान से कल के शुरुआत करेंगे। कल का लास्ट स्टेटमेंट हमने क्या लिखा था, जरा बताएंगे। कल का लास्ट स्टेटमेंट हमने लिखा था कि अधिकतर जो संविधान होते हैं वो कैसे होते हैं, मेजरली कॉन्स्टिट्यूशंस आर इन रिटन फॉर्म। ज्यादातर संविधान जो होते हैं वो हमारे लिखित रूप में होते हैं। उससे आगे हम लोगों को आज पढ़ना है, तभी आप भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझ पाएं। ओके, क्या पूछेंगे? टॉपिक लिख लेना अपनी कॉपी में एक बार, भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोट बनाएंगे। तो हम बात करते हैं, अगर संविधान की नोट करेंगे, संविधान कितनी तरह का हो सकता है। तो संविधान जो है आपका, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने जाना ज्यादातर तो लिखित होता है। और लिखित के अलावा अन्य कैसा संविधान हो सकता है? तो लिखने यानी कि संकलन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संकलन के आधार पर संविधान 2 तरह का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। कैसा हो सकता है? लिखित संविधान हो सकता है। ज्यादातर देशों के संविधान कैसे होते हैं? वो लिखित होते हैं। यानी ये किस फॉर्मेट में होगा? आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी तरह के संविधान कैसे हो सकते हैं? वो होंगे अलिखित, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। तो भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो लिखा हुआ है वो लिखित और जो लिखा हुआ नहीं अलिखित, क्या सच में यही अंतर होता है? इस पैमाने से आगे बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड से आगे का सोचेंगे। अभी आज आप समझ पाओगे। मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, जैसे कि आपका उसमें सिविल सर्विसेज में यूपीपीसीएस 2019 में स्टेटमेंट आया। तो स्टेटमेंट यह था कि उसमें एक आपका कथन लिखा हुआ था कि सभी देशों के संविधान में कुछ ना कुछ लिखित रूप अवश्य होता है, यानी कि कुछ ना कुछ रिटन फॉर्म में जरूर होता है। इस स्टेटमेंट को आप क्या बोलेंगे, राइट और रॉन्ग? आप कहेंगे भैया इसके बारे में राइट और रॉन्ग से कहने से पहले हमको ये विचार कर लेना है कि कभी भी संविधान पूर्णतः अलिखित नहीं हो सकता, कंप्लीटली अनरिटन नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ होता है। यानी अलिखित संविधान भी ऐसा नहीं होगा कि उसमें कुछ ना लिखा गया हो। बात क्लियर है? अब समझेंगे इसको, अलिखित और लिखित संविधान में क्या अंतर होता है। देखो, लिखित संविधान में क्या होगा, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसमें जो रिटन पोर्शन होता है, जो लिखित अंश होता है वो ज्यादा होता है। रिटन पोर्शन क्या होगा? इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। और जो अनरिटन पोर्शन होगा, अलिखित अंश जो होगा, वो कम होगा। तो ज्यादा क्या है? लिखा हुआ। अब जैसे कल मैं आपको बता रहा था अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 17। तो क्या वहां पर अस्पृश्यता को या उसके निवारण को एक्सप्लेन किया गया? नहीं, वो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम में, अनटचेबिलिटी एक्ट में, अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट में उसको डिफाइन किया गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ तो नहीं लिखा हुआ है संविधान में, अन्य अधिनियमों की सहायता से उसकी व्याख्या भी की गई है, लेकिन ज्यादा अंश लिखा हुआ होता है। और किसी संविधान को हम अलिखित तब कहेंगे, क्या होगा जब? अनरिटन कब कहेंगे हम उसको? जब उसमें क्या होगा? अलिखित अंश ज्यादा होगा। बात को समझना, अभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है। आज आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं जो पूछे गए हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा, चाहे सीडीएस में पूछा गया हो या आपका डीएसएसबी में पूछा गया हो, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया हो, इसी आज की क्लास पर आधारित होंगे। अलिखित अंश जो है वो ज्यादा होंगे। बात समझ गए? यानी कि अनरिटन पोर्शन जो है वो क्या होगा? मोर इन कंपैरिजन ऑफ रिटन पोर्शन, लिखित अंश की तुलना में ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो लिखित अंश है वो कैसा हो जाएगा? आप कहेंगे भैया अगर अनलिखित है, अलिखित है, तो लिखित अंश क्या होगा? कम होगा। यानी कि लिखा हुआ जरूर होता है। दुनिया में कोई भी संविधान ऐसा नहीं हो सकता जो ना लिखा गया हो। जैसे मैं आपसे पूछूं अलिखित संविधान किन किन देशों का है? दुनिया में मुख्यतः
5 देश आते हैं, अभी हम आगे चल के उसमें बात करेंगे, आज ही की कक्षा में बात करेंगे। लिखित संविधान हम बात करते हैं, उदाहरण भारत। अलिखित संविधान सिर्फ एक उदाहरण अभी के लिए ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान में क्या कुछ नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ ना, 1215 का मैग्ना कार्टा। वहां के राजा जॉन ने 15 जून 1215 को एक मैग्ना कार्टा जारी किया और उसमें वहां के नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया। लेकिन ज्यादातर चीजें फिर भैया कैसे याद रखते होंगे? अलिखित है तो सिर्फ परंपराओं से। जैसे मैं आपसे बात करूं, हम दिवाली पर दिए जलाते हैं, ये बात परंपराओं से चली हुई आ रही है या इसे आप लिखित रूप में देखते हुए आए हैं? या आपके घर में कोई ऐसी विशेष पुस्तक है जिसमें लिखित रूप में लिखा हुआ और आपको पढ़ाया जाता हो? या फिर परंपराओं से है, प्रथाओं से है, रिचुअल से, कस्टम से, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये कहीं लिखा हुआ है या सिर्फ परंपराओं से है? तो जो सिर्फ कस्टम से हो, जो सिर्फ परंपराओं से हो, उसको बोलेंगे अलिखित, और जो लिखा हुआ हो उसको बोलेंगे लिखित। ठीक है। जैसे एक पिताजी थे, उनके 2 बच्चे थे, ए एंड बी। उन्होंने कहा कि मेरे एक्सपायर होने के बाद में तुम दोनों अपनी संपत्ति को 60% और 40%, 60% और 40% में बांट लेना। ए के लिए उन्होंने बोला, फादर ने ए के लिए बोला कि तुम 60% रखना, तुम छोटे हो, और बी जो बड़ा वाला था उससे कहा तुम 40%। दोनों भाई एग्री हो गए, कोई उन्होंने कागज तैयार नहीं करवाया, ठीक है, और वो दोनों सहमति से तैयार हो गए। लेकिन अगर ये दोनों तैयार ना हो तो ये दोनों क्या बोलेंगे? भैया लिखित में आज कर लो इसको, इस पे तुम सहमत हो या नहीं हो। तो भविष्य में सिर्फ वो लिखित बातें काम करेंगी। छोटी सी बात, इतनी बात क्लियर है कि लिखित संविधान में हमेशा लिखित अंश ज्यादा होगा और अलिखित संविधान में अलिखित अंश। कभी ये तो नहीं बोलेंगे कि भैया अलिखित बिना लिखा हुआ होता है, होता जरूर है उसमें। ठीक है। दूसरी चीज, ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा बिंदु लिखिए। दूसरा बिंदु होगा कि लिखित संविधान जो होता है वो निर्मित होता है। लिखित संविधान, भाई जब लिखा गया तो किसी ना किसी के द्वारा लिखा जाएगा ना। लिखित संविधान जो होता है वो निर्मित होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, निर्मित होता है। लेकिन अलिखित संविधान, क्योंकि वो लिखा ही नहीं गया है तो वो निर्मित क्या होगा? तो यहां पे लिखेंगे जो अलिखित संविधान होता है यह विकसित होता है, परंपराओं से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है। यह विकसित होता है। कैसा होता है? इट इज डेवलप्ड, इट इज डेवलप्ड, यह विकसित होता है। दूसरी बात समझ में आई। तीसरा बिंदु लिखिए। तीसरा बिंदु होगा लिखित संविधान के लागू होने की तारीख होती है। जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ, जरा बताइए। डेट ऑफ इनेक्टमेंट इसकी होती है कि लागू होने की तारीख या डेट होती है, तारीख होती है। ठीक है। मतलब कि अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन डेट उसकी एक होगी। इम्प्लीमेंटेशन डेट इज नेसेसरी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्तों ने बताया 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। चलो इतनी समझ है, कमाल की बात है। लेकिन जो अलिखित संविधान होगा उसके लागू होने की तारीख नहीं होती है, क्योंकि वो लागू ही नहीं किया गया, वो लिखा ही नहीं गया। तीसरा अंतर समझ में आया। चौथा अंतर होगा, चौथा अंतर क्या होगा कि यहां पर एकात्मक संविधान भी हो सकता है, संघात्मक संविधान भी हो सकता है और अर्ध संघात्मक संविधान भी हो सकता है। यही वो टर्म है जो हमको समझनी है। सरकार या संविधान लिख लीजिए। संविधान तीनों में से कैसा भी हो सकता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट इज यूनिटरी, मे बी फेडरल और मे बी क्वासी फेडरल। जो संविधान लिखित होता है वहां पर सरकार एकात्मक भी हो सकती है, वहां पर सरकार संघात्मक भी हो सकती है और वहां पर सरकार असंघात्मक भी हो सकती है। यानी संविधान की प्रकृति, उसका नेचर ऐसा हो सकता है। लेकिन अलिखित में हमेशा ये जरूरी होगा कि संविधान हमेशा यूनिटरी होगा, एकात्मक होगा। कैसी सरकार होगी वहां पर? यूनिटरी गवर्नमेंट होगी, यूनिटरी गवर्नमेंट होगी वहां पर। चौथा अंतर, अभी हम इस बात को समझेंगे कि ये तीनों टर्म क्या हैं, एकात्मक, संघात्मक या अर्धसंघात्मक। अभी छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, भारत का संविधान इन तीनों विकल्पों में से कैसा है? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को आप क्या बोलेंगे? यूनिटरी है, फेडरल है और क्वासी फेडरल है? फटाफट से बताएंगे, सारे दोस्त आंसर करेंगे। सिर्फ कक्षा पे फोकस करना है, बाकी किसी चीज पर फोकस नहीं करना है। अगली बात करेंगे, जो लिखित संविधान होता है उसमें न्यायपालिका जो है वो शक्तिशाली होगी, जुडिशरी ज्यादा पावरफुल होगी। न्यायपालिका इसमें क्या होती है? शक्तिशाली होती है। इन कंपैरिजन ऑफ लेजिस्लेचर, जुडिशरी इज मोर पावरफुल, जुडिशरी इज मोर पावरफुल इन कंपैरिजन ऑफ लेजिस्लेचर। विधायिका की तुलना में न्यायपालिका। अब भारत का संविधान लिखित है तो भारत में शक्तिशाली कौन है, विधायिका या न्यायपालिका? इस पे भी बात आज ही करनी है हमको। यहाँ पे बात करेंगे जो अलिखित होगा। अलिखित संविधान में
हमेशा जुडिशरी, विधायिका जो जुडिशरी है अलिखित में वो हमेशा कमजोर होगी, और विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर जो है वो हमेशा क्या होगा, पावरफुल होगा। लिखित और अलिखित संविधान का सबसे बड़ा अंतर ये है। अब हमने बात की थी कि सरकार या संविधान एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक हो सकता है, यानी अगली टर्म पर हम चलेंगे और एक प्यारा सा नोट बनाएंगे और लिखेंगे, संविधान देश की राज व्यवस्था को तय करता है, राज व्यवस्था को तय करता है। राज व्यवस्था को क्या करेगा, तय करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स द पॉलिटी ऑफ कंट्री, ऑफ एनी कंट्री और कंट्री। अगर संविधान, कल आप समझ चुके थे, हम इस पे बात कर चुके थे कल, संविधान क्या है, नियमों का एक संकलन है, और राज व्यवस्था क्या है, उन नियमों को प्रैक्टिस में लाना, व्यवहार में लाना राज व्यवस्था है। तो ये जो शब्द आया राज व्यवस्था, ये संविधान के द्वारा तय होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किस बारे में, कि राज व्यवस्था की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, राज व्यवस्था का जो नेचर है वो कैसा होगा, नेचर ऑफ पॉलिटी। तो प्रकृति या तो वो एकात्मक हो सकता है या एकात्मक हो सकती है, या हम बात करेंगे, पहले एकात्मक की बात कर लेते हैं, यानी यूनिटरी होने का क्या मतलब है, यूनिटरी गवर्नमेंट और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। एकात्मक संविधान या एकात्मक सरकार हम उसको कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट साथ ही हम उसको कहते हैं जहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण हो, शक्तियों का केंद्रीकरण हो, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो किसी एक जगह पर। शक्तियों का केंद्रण कहां पर हो, किसी एक जगह पर। क्या बोला हमने, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। कोई एक एग्जांपल आप बता सकते हैं किस कंट्री में ऐसा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ब्रिटेन, राजा, शक्तियां किसके पास में है, ब्रिटेन की महारानी या राजा के पास में, यानी कि राजतंत्र में शक्तियां हैं। फ्रांस, जापान, यानी कि शक्तियों का जो केंद्रीकरण होगा, अगर मैं यहां पर आसान से शब्दों में लिखूं कि सिर्फ एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करती है, सिर्फ एक सरकार, ओनली वन गवर्नमेंट यूज द पावर्स, सिर्फ एक गवर्नमेंट क्या करेगी, शक्तियों का प्रयोग। क्या भारत में भी ऐसा ही है, मैं आपसे प्रश्न पूछूं यदि, आप कहेंगे नहीं भैया, भारत में जो शक्तियां वो केंद्र सरकार के पास भी हैं, यानी संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है, सेंट्रल लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन पे कानून कौन बना सकता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन पे जो लॉ मेकिंग होगी वो कौन करेगा, तो वो राज्य सरकार करेगी। यानी हमारे यहाँ तो सिर्फ एक सरकार प्रयोग नहीं करती, हमारे यहाँ सरकारें द्वि स्तर पर इसका प्रयोग करती हैं, जिसको हम द्वैध शासन कहते हैं। छोटी सी, अच्छा मुझे बता सकते हो केंद्र, जो मैं आपसे पूछ रहा था अभी, संघ सूची और केंद्र सूची, इनका जो बंटवारा है ये कहां पर किया गया है, फटाफट से बताइए। तो शक्तियों का जो केंद्रीकरण होगा वो सिर्फ एक, क्या बोला मैंने, एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करेगी। अच्छा, एकात्मक सरकार की दूसरी बात समझिए, कुछ पॉइंट्स है। क्यों भैया फिर हमारे देश में एक सरकार क्यों नहीं है? अगर ब्रिटेन में, फ्रांस में और जापान में ये संभव है कि सिर्फ एक सरकार लोगों के हितों को पूरा कर पा रही है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? तो आप पाएंगे ये जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है ये अक्सर उन देशों में होती है जिन देशों का एरिया कम हो या उनकी जनसंख्या कम हो, लेस एरिया और लेस पॉपुलेशन। भाई थोड़े लोग हैं तो एक गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर सकती है, उनके लिए नियम बना सकती है, उनके जो अपनी एम्बिशंस हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूर्ति की जा सकती है। बड़ा आसान सी बात है। दूसरी चीज, यूनिटरी गवर्नमेंट, क्योंकि आप समझेंगे कि एकात्मक सरकार भारत में क्यों नहीं है। यहां पर क्या होता है दोस्त, जहां क्षेत्रफल कम होगा, लेकिन यहां पर एक बात और होती है, केंद्र और राज्य के बीच जो होंगे डिस्प्यूट्स वो कम होते हैं। हमारे देश में आपने देखा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो कितने ज्यादा होते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होंगे वो कम होंगे। अब आप इस बात से क्या समझेंगे, क्योंकि आपका राज्य स्तर पर सरकार है ही नहीं, तो जो हमको झेलना पड़ता है द्वैध शासन में वो यहां पर नहीं होता है। छोटी सी बात है। तीसरी चीज है, यहां पर निर्णय जो होते हैं वो तेजी से होते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर क्या है, चीजें केंद्र स्तर पर कभी राज्य सरकार उससे नाराज हो जाती है, कभी वहां पर उसका विरोध हो जाता है, कभी दंगे हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के। तो कहने का मतलब है कि जो निर्णय है वह तेजी से होते हैं। और अगली बात करें, ऐसी सरकारों में जो एकात्मक सरकार होती है वो कम खर्चीली सरकारें होती हैं, लेस एक्सपेंसिव होती हैं।
डिसीजंस फास्ट होते हैं, लेस खर्चा कम होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि भैया जब स्तर ही नहीं है तो राज्य स्तर के चुनाव भी नहीं करवाने पड़ते होंगे, स्टेट में इलेक्शंस भी नहीं होंगे। छोटी सी बात है, एक सरकार हुई जिसमें सिर्फ एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करे, ऐसी सरकार को हम एकात्मक सरकार कहते हैं। ठीक है, दूसरी पर आते हैं। दूसरी है आपके सामने संघात्मक सरकार या संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसके क्या मायने होंगे जी? छोटे से शब्द लिखना और आसानी से फिर समझ पाएंगे। क्या होगा? जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या बताया था मैंने? जहां शक्तियों का केंद्रीकरण हो, जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, वहां तो सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया पावर्स को, यहां क्या कर दिया गया? डिसेंट्रलाइज्ड। यानी कि क्या कर दिया हमने? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब समझना। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया हमने। जैसे हमारे देश में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, केंद्र के पास भी शक्तियां हैं, केंद्र सरकार के पास भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि राज्य सूची का कोई एक विषय बताइए, कोई एक, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा विषय कृषि, एग्रीकल्चर। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के किसानों के लिए कोई बिल लेके आना चाहती है, उनके हितों की सुरक्षा के लिए, तो ला सकती है या नहीं? यस और नो? आप कहेंगे जी भैया। यानी राज्य सरकार के पास अपने अधिकार भी हो गए, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में अधिकार किसके पास थे? सिर्फ एक गवर्नमेंट के। वही देखेगी पूरे देश के लिए, सभी जनता के, सभी वर्ग, सभी धर्म, हर एक कैटेगरी के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट होगी, वो डिसाइड करेगी। मैंने आपको बताया ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। लेकिन जहां शक्तियों का बंटवारा हो जाए यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो जाए, तो हम कह सकते हैं, तो शक्तियों का बंटवारा हो गया तो कैसी गवर्नमेंट बन गई? ड्यूअल गवर्नमेंट बन गई। द्वैध सरकार इसको हम कहते हैं। ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है? द्वैध सरकार। दो, ड्यूअल का मतलब दो तरह की सरकारें हो गई, एक आपका सेंट्रल लेवल पर हो गई और एक आपका स्टेट लेवल पर हो गई। यानी एक केंद्र स्तर पर सरकार हो गई और एक आपका राज्य स्तर पर। चुटकी सी बात है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसे कंपैरिजन कीजिए इन चीजों का जो मैंने यहां पर बताई। भारत में क्या कम क्षेत्रफल है या कम जनसंख्या? कुछ भी नहीं है भैया। क्षेत्रफल भारत में बड़ा है, दुनिया का 7वां देश है। भारत का जो जनसंख्या है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जल्द ही हम पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। 2011 के सेंसस के अनुसार हम लगभग 121 करोड़ लोग हैं। तो आप इतनी छोटी सी समझ आपकी विकसित हुई होगी कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये होता है आपका जिन देशों के क्षेत्रफल बड़े होते हैं, एरियाज बड़े होते हैं, या जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, मोर पॉपुलेशन और बिग एरियाज, उनके लिए कैसा काम करेगा? संघात्मक संविधान। क्योंकि भाई अगर एक गवर्नमेंट रही और इतने सारे लोग या बड़े एरिया के जो हित हैं उनको नहीं सुरक्षित कर पाई, उनकी जो एम्बिशंस है उनको नहीं पूरा कर पाई, तो वो लोग क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। और नाराज हो जाएंगे तो फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फायदा नहीं है जिसमें लोग नाराज हो। तो क्या बोला? बड़े क्षेत्र के लिए हमेशा संघात्मक, कि भाई एक गवर्नमेंट तो रहेगी सेंट्रल में सबके ऊपर, लेकिन स्टेट में, जैसे भारत में कितने स्टेट है फटाफट से बताइए? 28 स्टेट्स हैं। तो उन सब अपने अपने राज्य के हिसाब से उनको भी शक्तियां दे दी गई कि भाई आप अपने लोगों की हितों की रक्षा हो, आप अपने हितों की, आप अपने नागरिकों की, आप अपने नागरिकों की, इस तरह 28 को, और फिर उन सब के ऊपर एक क्या बना दिया गया? केंद्र सरकार को। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बनता है यहां पर? देखना, पिछले से ही कंपैरिजन करेंगे। केंद्र और राज्य के बीच, क्योंकि यहां पर राज्य स्तर पर शक्ति ही नहीं थी तो विवाद भी नहीं थे, लेकिन यहां पर बताएंगे केंद्र और राज्य स्तर पर क्या होंगे? केंद्र और राज्य स्तर पर विवाद, डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स आर ओरिजिन्ड, उनकी उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। और यदि दोनों के बीच में विवाद है तो क्या जो डिसीजंस हैं वो डिले होंगे या नहीं होंगे? निर्णयों में देरी होगी या नहीं होगी? किसी भी एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा या नहीं? किसी भी प्लानिंग में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल ठीक है। चौथा कंपैरिजन करेंगे, ये कम खर्चीली थी, ये क्या हो जाएगी आपका? क्योंकि राज्य स्तर पर अलग से चुनाव होंगे, टाइम लग रहा है किसी भी चीज में, जब समय लग रहा हो, निर्णयों में देरी हो रही हो, तो खर्चे अपने आप ही बढ़ जाते हैं। मोर एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। छोटी सी बात क्लियर है। अब मैं आपसे कहूं कि भारत का आपको क्या लगता है कि भारत में एकात्मक संविधान है या फिर संघात्मक संविधान है? आप कहोगे भैया मुझे तो यहां ज्यादा लग रहे हैं चांसेस कि एकात्मक तो बिल्कुल नहीं है, एक सरकार तो बिल्कुल नहीं है। हमको तो भैया ये दिख रहा है कि यहां पर शक्तियों का बंटवारा भी है, केंद्र और राज्य में शक्तियों को बांटा भी गया है। तो क्या हम भारत के संविधान को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में रख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, संघात्मक, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं फेडरल में रखेंगे। तो क्या भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है? तो इसका मतलब है कि हम गलत बोल रहे हैं। भारत का संविधान ना तो एकात्मक है ना संघात्मक है, दोनों का मिश्रण है। भारत के संविधान में एकात्मकता के भी गुण पाए जाते हैं,
कैसे भैया? सोच के देखिए, जब हमारे देश में इमरजेंसी लग जाती है तो पावर्स किसके पास में हो जाती हैं? नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो पावर किसके पास में होंगी? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, जब हमारे देश में आपातकाल होता है तो पावर्स आपका सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास में होती हैं, सिर्फ एक सरकार के पास में, जो नेशनल, जो सेंट्रल लेवल पे होती है। तो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट कैसी हो जाती है? यूनिटरी। और जनरली आप देखो तो राज्य के पास भी अधिकार हैं और सेंट्रल के पास भी अधिकार है, यानी कि हमारी जो सरकार है कभी संघात्मक हो जाती है और कभी एकात्मक। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? अर्ध संघात्मक। क्यों भैया? जब कभी एकात्मक होती है, कभी संघात्मक होती है, तो फिर अर्ध एकात्मक क्यों नहीं कहते, अर्ध संघात्मक ही क्यों कहते हैं? अगर कभी यूनिटरी गवर्नमेंट है और कभी आपका फेडरल है तो फिर हम उसको क्वासी फेडरल ही क्यों बोल रहे हैं? उसको हम क्वासी यूनिटरी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्वेश्चन है या नहीं है? सोचो, अब इसी बात को क्लियर करना। तो यहां तक की बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, एक पॉइंट और लिख लेंगे, अच्छा से समझ में आएगा। जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो पूरी होती हैं इसमें। रीजनल एम्बिशंस, मतलब पूर्ण तो नहीं लिख सकते, पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं जो आपका रीजनल, अब गवर्नमेंट ना पूरी करे लोगों की इच्छाओं को, जरूरी थोड़ी है। रीजनल एम्बिशंस की बात यहां पर होती है, लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वहां पर छोटे छोटे क्षेत्र से जो समस्याएं हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो उसका एक ड्रॉबैक है। ये बेनिफिट है संघात्मक का कि भाई स्टेट में गवर्नमेंट है तो वो अपने यहाँ की बातों को पहुंचाएगी केंद्र सरकार तक। हमारे लोगों की समस्याएं हैं, हमारे लोगों की समस्याएं हैं, हमारे लोगों को ये पैसा चाहिए, हमारे लोगों को ये योजना चाहिए, हमारे लोगों को इस तरह की शिक्षा चाहिए। बात समझ पाए? क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भी इसमें शामिल होती हैं। संघात्मक संविधान उनका ध्यान रखता है, ठीक है। और इनका संविधान मैंने बताया, संघात्मक जो संविधान होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे? लिखित संविधान होंगे। क्योंकि भाई अगर पावर्स को बांटा गया है सेंट्रल और स्टेट में, मैंने कहा अगर पावर्स को बांटा गया है सेंट्रल और स्टेट में तो ये लिखा हुआ तो होना चाहिए कि किसको कौन सी मिलेंगी। जैसे भाई हमारे यहाँ पे मैं आपसे पूछूं 7वीं अनुसूची में संघ सूची को कितने विषय दिए गए हैं, सेंट्रल लिस्ट को कितने विषय दिए गए हैं? अगर लिखा हुआ नहीं होता तो पहले 97 थे, अभी 100 सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं पूछूं आपसे राज्य सूची को कितने विषय दिए गए हैं, फटाफट से बताएं। तो यहाँ के 5 विषय हटा करके संवर्ती सूची को दे दिए गए, वहां 47 से 52 हो गए, यहाँ 66 सब्जेक्ट थे, 5 घट के 61 रह गए। कितने हो गए? 61 रह गए। तो ये बातें लिखित में होनी चाहिए, यस और नो। अरे अपने ब्रेन का यूज कर पा रहे हो थोड़ा बहुत या नहीं? उनकी तरह मत रहना जो एक वीडियो में पूरा संविधान तुमको पढ़ा देते हैं, एक वीडियो में नहीं सीख पाओगे कुछ भी। समझ पा रहे हो? सीखना बहुत अच्छे से। मैं हमेशा कहता हूं जब हम विषय को पढ़ेंगे तो उसको आप पढ़ा पाएंगे, बस इतना भर प्रयास होता है कि आप उसको भविष्य में पढ़ा पाए, बाकी दूसरा कोई प्रयास नहीं है। मेरी जगह कल आप हो, कॉमन सी बात है। तीसरी चीज पर आते हैं। तीसरी चीज है कि एक पॉइंट लिख लेना, वापस लौट के आना पड़ेगा हमको इस बिंदु पर। भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। अर्ध संघात्मक है। कैसा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। ये किसका स्टेटमेंट है जरा बताएं? क्वासी फेडरल, QUASI, क्वासी फेडरल। किसका स्टेटमेंट है ये? तो आप याद रख लेना, ये केसी वियर ने कहा है। ये चसल में पूछा गया था दोस्त आपसे, अभी मैं दिखाऊंगा ये क्वेश्चन। केसी वियर ने इस बात को कहा है। क्वेश्चन दिखाएं, आंसर करना, तब हम वापस टॉपिक पर लौट के आएंगे। केसी वियर का स्टेटमेंट, केसी वियर का स्टेटमेंट ये देखिए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया? इसको अपने नोट्स में लिखिए यहीं पे छोटा सा। किसने कहा है? केसी वियर ने कहा है। क्यों कहा ये मैंने आपको बताया अभी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन कहीं साइड में लिख लेना। मैंने क्या बोला? जैसे इंडिया है, भारत है। भारत की अगर दोस्त हम बात करते हैं, भारत में 2 तरह की सरकारें हैं, एक केंद्र स्तर पर है, सेंट्रल लेवल पर, और एक स्टेट लेवल पर यानी राज्य स्तर। ऐसी ही होती हैं सरकारें जी। आपातकाल के दौरान हमारी सरकार, मैंने आपको समझाया कैसी हो जाती है। आपातकाल के दौरान, आपातकाल में हमारी गवर्नमेंट हो जाती है यूनिटरी। इन इमरजेंसी और गवर्नमेंट फॉर्म्स टू यूनिटरी गवर्नमेंट। एक ही सरकार के पास में सारी शक्तियां हो जाती। आपातकाल के अलावा एक अन्य उदाहरण समझिए। ऑल इंडिया सर्विसेज जानते हैं? अखिल भारतीय सेवाएं। किनको बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं जरा बताएं? यूपीएससी के तहत आने वाली सेवाएं, IAS, IPS, IFS, IFOS, IRS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज और अन्य प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं 20 से अधिक। तो क्या बोलेंगे यहां पर? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं, इनकी जो यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है? सेवाओं में जो नियुक्ति होती है, यानी एक IAS जो है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल द्वारा तो नहीं होती। जबकि काम किसके लिए कर रहा होता है? एक DM। भाई आपका राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिकारी काम कर रहे होते हैं, जैसे मान के चलो इस देश के गृह सचिव है, वो भी एक IAS है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक जिले में
जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो सेवाएं किसको दे रहे हैं, केंद्र को या राज्य को? आप कहेंगे राज्य को सेवाएं दे रहे हैं, तो नियुक्ति का अधिकार उनकी का क्या राज्य के पास था? नहीं। तो यहां पर भी हमारी गवर्नमेंट क्या हो गई, यूनिटरी हो गई, यानी शक्ति एक सरकार के पास हो गई। सर्विस स्टेट को थी, लेकिन जो अपॉइंटमेंट था उसके राइट्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। राज्य को आप जानते ही हैं, 7वीं अनुसूची के अनुरूप 7वीं शेड्यूल में क्या किया गया है, शेड्यूल में राज्य सूची को भी विषय दिए गए हैं। राज्य सूची में कितने विषय रखे गए हैं, 61 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। और जब इस तरह के अधिकार आ जाएं, जब केंद्र और राज्य स्तर दोनों पे हो, तो यहां पर हमारी गवर्नमेंट कैसी हो गई, फेडरल हो गई। अब मेरा एक क्वेश्चन सुनना आप जान, हमारी जो देश की व्यवस्था है उसमें यूनिटरी के लक्षण ज्यादा हैं या फिर फेडरल के लक्षण ज्यादा हैं? तो उन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, यानी सभी विषयों की गिनती यदि की जाए, तो आप देखेंगे हमारा देश जो है वो फेडरल होने की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। किसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा है, एक फेडरल सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए हम उसको क्वासी यूनिटरी ना बोल करके क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हमेशा, क्वासी फेडरल। यानी कि हमारे संविधान में एकात्मकता और संघात्मकता दोनों का स्वरूप है, लेकिन उन दोनों की यदि तुलना की जाए तो जो संघात्मकता है उसकी ओर झुकाव ज्यादा है, इसीलिए उसको अर्ध संघात्मक कहा जाता है। थम्स अप करें, बात समझ में आ गई क्यों क्वासी फेडरल है, फेडरल क्या होता है और आपका यूनिटरी क्या होता है। तो किसके सिम्टम्स ज्यादा हुए, फेडरल के, इसीलिए बोला हमने क्वासी फेडरल। छोटी सी बात थी दोस्त, कोई दिक्कत की बात तो नहीं थी इसमें। तो भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे कुछ अन्य लोगों के स्टेटमेंट भी आते हैं, उनको भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जैसे केसी वियर ने क्या कहा है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है आपका, सहकारी संघवाद किसने कहा है, भारत के संविधान को सहकारी संघवाद का मतलब है आपका कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा है? तो एक बहुत बड़े साथी, अगर मैं बात करूं आपसे, राजनीतिक विशेषज्ञ हुए हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, उनका स्टेटमेंट है ग्रेनविल ऑस्टिन। एक स्टेटमेंट और आता है, वो कहा गया है आपका आइवर जेनिंग्स ने, केंद्रीकरण के साथ में संघ, यूनियन विद सेंट्रलाइजेशन, ये किसने कहा है, यूनियन विद सेंट्रलाइजेशन, आइवर जेनिंग्स ने कहा है। किसका स्टेटमेंट है, आइवर जेनिंग्स का। ये बात आप समझ गए कि हमारा क्वासी फेडरल क्यों है। सहकारी संघवाद का मतलब है, वो कह रहे हैं कि फेडरल में आपका कोऑपरेटिव मतलब राज्यों का सहयोग होना जरूरी है। अभी हमने बात की राज्यों का सहयोग कैसे, जैसे राज्य सूची में हमने विषय दिए हैं किसी सरकार में, और यूनियन विद सेंट्रलाइजेशन, इसकी भी बात हमने कर ली आपसे, यूनाइट कब होगा और पावर का सेंट्रलाइजेशन किस तरह से होता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी में होता है या बाकी अन्य देशों में होता है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं समझा रहे हैं सर, ऐसा कोई वर्ड आप अगर शांति से सुनेंगे तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं बोल रहा हूं। हाँ, आप चाहें तो मैं फ्रेंच में बोल सकता हूं, थोड़ा आप चाहें तो मैं थोड़ा सा तेलुगु में बोल सकता हूं, इन प्यार एन्ना किरातु एंदे प्यार एन्ना। इतने मूर्ख बच्चे मत बनो दोस्त, क्लियर है। यूनियन विद सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण के साथ में कोई दिक्कत। भारत का संविधान अर्थसंघात्मक हो गया, छोटी सी बात है। अब यहां पर दोस्त जब हम संघात्मक की बात कर रहे हैं तो आप एक शब्द देख पा रहे होंगे, संघ। क्या इसको आप देख पा रहे हैं, संघ का क्या मतलब होता है, ये हमको समझना है। अभी तक तो हमने सिर्फ शब्दों को समझा, एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक, लेकिन इन शब्दों का जो आधार है वो तो संघ शब्द ही है। तो संघ शब्द को समझने के लिए हमको कुछ चीजों को समझना पड़ता है, जिसमें 3 चीजें आती हैं आपका। सबसे पहला लिखेंगे कॉन्फेडरेशन, यानी कि परिसंघ को, परिसंघ, कॉन्फेडरेशन। व्हाट इज कॉन्फेडरेशन, या मैं आपसे बोलूं परिसंघ क्या है, व्हाट इज कॉन्फेडरेशन। जब हम कॉन्फेडरेशन को समझ जाएंगे तो उसके बाद में हम समझेंगे संघ, 3-4 लाइन छोड़ के लिखना, फेडरेशन क्या है, और तभी आप इन तीनों का अंतर भी समझ पाओगे जो शायद आज से पहले ना समझा हो। संघ अर्थात यूनियन क्या है, पहले तो मुझे बताइए भारत इन तीनों में से क्या है, भारत कॉन्फेडरेशन है, भारत फेडरेशन है, या फिर भारत एक यूनियन है। जब आप आर्टिकल 1 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, पहले ही आर्टिकल में कंफ्यूजन है, भारत राज्यों का संघ है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन अर्थात भारत क्या है, आपका यूनियन है। छोटी सी बात है, लेकिन तीनों में अंतर क्या है। देखो परिसंघ क्या होता है, परिसंघ का सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका, यूएसए से इसको समझते हैं। यूएसए किसका गुलाम रहा था जरा बताएंगे। यूएसए 4 जुलाई 1776 को आजादी उसको मिलती है, फ्रीडम मिली किससे, ब्रिटेन से, फ्रांस की हेल्प से इसको आजादी मिली थी, ब्रिटेन से। अब जब किसी देश को आजादी मिली तो वहां पर इस टाइम पे अमेरिका में आपका रिवॉल्यूशन हुआ,
क्रांति हुई। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। अमेरिकी रिवॉल्यूशन कब हुआ था? अमेरिकी क्रांति हुई थी आपका 1775 से 83 तक। 1775 के जब प्रयासों में शुरुआती दौर में 1776 में आपका ये आजाद हो गया, लेकिन वहां पर रिवॉल्यूशन चलता रहा वहां के परिवर्तनों को लेकर के। इसी दौर में यहां पे छोटा सा नोट बनाना, और वो छोटा सा नोट बनेगा आपका 1777 में 1777 में यूएसए में परिसंघ बना। यूएसए में परिसंघ बना 1777। यह परिसंघ 1777 में बन गया, लेकिन इसने काम करना शुरू नहीं किया। इसकी जो फंक्शनिंग हुई, यह परिसंघ 1781 से 1789 तक कार्य करता रहा। क्यों भैया 1789 में क्या हुआ था? यह परिसंघ यहां तक काम करता रहा, लेकिन इस परिसंघ को 1789 में समाप्त कर दिया गया। 1789 में इसको क्या कर दिया गया? डिसॉल्व कर दिया गया। सीधा से एक शब्द लिख लिया, 1789 में इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि 1789 में अमेरिका का संविधान तैयार हो चुका था, जो दुनिया का पहला लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बन चुका था। छोटा सा इसका इतिहास रहा। अब इसको बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। देखो 1777 में क्या बोला मैंने? परिसंघ बना। इसका मतलब क्या है? अमेरिका जो था आपका किसका गुलाम हुआ? ब्रिटेन का। और अमेरिका में थी 13 कॉलोनी। जैसे भारत में आजादी से पहले कितनी रियासतें थी? लगभग 600 रियासतें, या हम कहते हैं 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। आपको बात करें, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। रियासतें थी, देसी थी, ब्रिटिश नियंत्रण वाली थी। ऐसी अमेरिका में कितनी कॉलोनी थी? 13। तो ये 13 कॉलोनी जब आपका स्वतंत्र हो गई ब्रिटेन से, तो इन 13 ने क्या बोला आपस में कि हम सब मिलकर 13 ही बनाने पड़ेंगे। आप समझ जाओगे, 4-5 से समझ जाओगे ना। इन्होंने बोला कि हम सब मिलकर के आपस में क्या बना लेते हैं? एक कॉन्फेडरेशन बना लेते हैं, यानी हम सब सवरीन रहेंगे, हम सबके अपने जो हित हैं वो सुरक्षित रहेंगे। बस हम कुछ पावर्स क्या करेंगे? कुछ पावर्स, 1-2 पावर्स मान के चलो, आपके रक्षा मामले, ठीक है, या मान के चलो अपने संचार मामले, ये हम क्या दे देते हैं? जो 13 कॉलोनी थी, उन्होंने बोला कि हम मिलके क्या बना लेते हैं? एक परिसंघ बना लेते हैं। अब ये परिसंघ बनता क्यों? मतलब इनका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी बाहर की कंट्री से जब हम पेश आएंगे तो हम सब एक बन के पेश आएंगे। अंदर क्या होंगे? हम सब अलग अलग होंगे, और हम जब चाहे इस परिसंघ को छोड़ सकते हैं। याद रख लेना, किसी भी संघ में परिसंघ जो होता है वो सबसे कमजोर इकाई होती है। सबसे कमजोर कौन सा होता है? परिसंघ, क्योंकि इसके मेंबर्स इसको कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी इसको त्यागा जा सकता है। छोटी सी बात है, याद रखेंगे। इसमें जो सदस्य होते हैं वो स्वैच्छिक होते हैं। इसकी मेंबरशिप जो होती है वो वॉलंटरी होती है। कैसे होते हैं इसके सदस्य? स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से, कोई दबाव नहीं, जब चाहे तब छोड़ दें। जैसे छिपकली अपनी पूंछ छोड़ देती है जब चाहे तब। संकट की स्थिति में उसको लगेगा मुझे अलग करनी है अपनी पूंछ, अलग कर देंगे। यहां तो कंट्री खुद को अलग कर सकती है। जैसे आप किसी को कभी भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं थोड़ी है कि वादा किया तो निभाना, निभाते हो क्या हमेशा? और जब चाहे कोई किसी को छोड़ के चला जाता है, झूठे वादे करके छोड़ के चला जाता है। वही परिसंघ है। आप दोनों किसी को दिखाने के लिए एक थे, ए एंड बी पर्सन। आप थे सच में अलग अलग, जुदा जुदा। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, लेकिन बाहर के किसी आदमी के लिए हम एक हैं, लेकिन हम कभी भी अलग हो सकते हैं। ये क्या है? परिसंघ है। सेपरेशन, आजकल के रिलेशनशिप्स, वो किसका उदाहरण है? वो भैया परिसंघ का उदाहरण है। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक की बात कर रहा हूं मैं, अभी शादी के बाद बताऊंगा। शादी के बाद ऐसी थोड़ी छोड़ सकते हो। शादी के बाद तो क्या करना पड़ेगा? तलाक लेना पड़ेगा, पेपर साइन करने पड़ेंगे, कोर्ट प्रोसीजर में हिस्सा लेना पड़ेगा। तो शादी के पहले जो अलगाव की स्थिति है वो परिसंघ में, और जैसे ही शादी हो जाएगी तो बन जाएगा संघ। फिर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो सबसे कमजोर क्या हुआ? परिसंघ। परिसंघ का निर्माण किसने किया? आपका, मैंने आपको बताया, अमेरिका ने। आप परिसंघ कितने वर्षों तक काम करा? वहां पे 8 वर्षों तक। 1789 में परिसंघ क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वहां पे उनका संविधान आ गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं संघ की। संघ में क्या होता है? जैसे संघ का एक एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यूएसएसआर। यूएसएसआर का नाम सुना है? बताए यूएसएसआर कब बना था? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट यानी समाजवादी लोगों ने एक गणराज्य अपना बनाया था, सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर कब बना था? इसके लिए आपको पता होना चाहिए रूस में क्रांति कब हुई थी, जरा बताएं। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ? रूसी क्रांति कब हुई? तो आप बोलेंगे भैया रूसी क्रांति हुई थी आपका 1917 में, जार निकोलस द्वितीय से वहां की जनता को आजादी मिली। रूसी क्रांति, रूसी रिवॉल्यूशन हुआ आपका 1917 में, और 1922 में इसकी नींव पड़ गई।
और उस नींव के बाद में क्या बोलेंगे आपका 19, अगर मैं बात करूं 24 में ये फाइनली बन गया। यानी इसका जो प्रोसीजर है वो हुआ है 1922 से लेकर के और 1924 के बीच में। क्या बन गया? यूएसएसआर बन गया। कितने देश थे यूएसएसआर में? आप बोलेंगे टोटल इसमें 15 कंट्रीज थी। रूस और उसके आसपास के देश 15 देश थे जो यूएसएसआर में थे। यूएसएसआर टूटा कब? पहले बैकग्राउंड समझ ले थोड़ा सा। यूएसएसआर 1991 में 25 दिसंबर 1991 को क्रिसमस की रात को ये टूट गया। अमेरिका इसमें कामयाब हुआ। 1991 को जब ये टूटा तो इसमें से रूस के अलावा कितने 14 देश अलग हो गए, एक रूस है। तो 1991 में जब ये टूटा तो यहां पर जो आपका प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ये आपका स्पीच दी थी कि भाई मैं जो है अब मिखाइल गोर्बाचोव, ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, मिखाइल गोर्बाचोव, कहीं पे लिखना। इन्होंने कहा मैं अब यूएसएसआर का राष्ट्रपति नहीं हूं। तो टूटा क्यों? तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ कि यूएसएसआर जो है आपका यानी कि एक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है, एक संघ है। यानी उस समय पे फेडरल था। कितने देशों ने मिलकर बनाया था? 15 कंट्रीज ने। 15 कंट्रीज ने आपस में क्या किए थे? एक संधि की थी, एक ट्रीटी की थी। तो कभी भी याद रख लेना जो फेडरल का निर्माण होगा, लिखना यहां पर, या ऐसे लिखो, यहां पर नहीं, ये लिख लो, फेडरल्स या फेडरेशन से अलग होने के लिए, फेडरेशन से अलग होने के लिए जो ट्रीटी है उसको ब्रेक करना होगा, संधि को तोड़ना होगा। ट्रीटी को ब्रीच करना पड़ता है, उल्लंघन करना पड़ेगा, या उसको ब्रेक कीजिए, संधि को तोड़ना होता है। जैसे शादी, आपकी शादी हो गई तो जैसे आप शादी से पहले अलग हो जाते थे, क्या शादी के बाद ऐसा संभव है? आप कहेंगे नहीं भैया। दो थे मिलकर के, उन्होंने बोला हम बनाते हैं फेडरेशन, अब अलग हो नहीं सकते। क्योंकि अब क्या, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो गया, एक ट्रीटी साइन हो गई। बहुत सारे गवाह थे आपकी शादी में। बच्चों प्लीज बाकी क्लासेस के लिए जो भी बच्चे हैं कि इसके लिए मिनी मॉक शुरू करवाओ, उसके लिए वो कराओ प्लीज, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मत पूछो किसी एग्जाम के लिए आप इसको ले सकते हैं नहीं। अगर आप इतना नहीं समझ पाए, कल की कक्षा के बाद में मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, यहां सिर्फ मैं पढ़ा पाऊंगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अन्य बातें ना करें, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। बाकी लोग चले जाएं जिनको नहीं पढ़ना। तो इनके अलग होने की बात क्या होगी? ये शर्तों के आधार पर अलग होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस दे विल बी सेपरेट। अलगाव होने की स्थिति क्या होगी? शर्त होगी। तो यूएसएसआर जो था आपका, ये क्यों टूट गया? यूएसएसआर टूट गया क्योंकि आप जानते हैं रूस ने तो अपने, अगर मैं बात करूं जो एटॉमिक टेस्ट थे, परमाणु परीक्षण थे, या आपका जो उनका डिफेंस सिस्टम था, रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए बहुत सारा खर्च किया। तो इस वजह से क्या हुआ, यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है वो बहुत कमजोर पड़ गई। और यूएसएसआर की इकोनॉमी कमजोर पड़ गई तो जो आम जनता उसमें विरोध आ गया। मिखाइल गोर्बाचोव के खिलाफ उन्होंने लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन ऐसा हुआ कि 1991 में यूएसएसआर टूट गया। तो टूटने के लिए क्या हुआ कि इन सब लोगों के बीच में जो ट्रीटी थी, इन सब लोगों ने उस संधि पर साइन किए कि भाई हम अलग होते हैं। जैसे अमेरिका में कितने स्टेट है, फटाफट से बताएंगे। दूसरा एग्जांपल इसका आता है यूएसए। दूसरा एग्जांपल इसका आता है क्या? यूएसए। यूएसए में क्या है आपका 50 स्टेट है और 50 के 50 स्टेट जो हैं वो सब किसका है? फेडरेशन के तहत जुड़े हुए हैं। एक संघ उन्होंने बनाया हुआ है, एक संघ उन्होंने बनाया हुआ है कि हम 50 आपका राज्य हैं और हम सब एक होंगे। तो मुझे बताइए अमेरिका के जो 50 राज्य हैं ये कभी भी इससे अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते? यस और नो, आप क्या समझ पाए? ये मेरा क्वेश्चन आपसे। तो आप कहेंगे भैया अमेरिका के जो 50 राज्य हैं अगर फेडरेशन के तहत जुड़े हुए हैं, अर्थात कुछ नियमों के तहत जुड़े हुए हैं, वो खुद को अलग कर सकते हैं। उस ट्रीटी को उन्हें ब्रेक करना होगा, उस शर्तों को उन्हें तोड़ना होगा, उन शर्तों के तहत वो अलग हो सकते हैं। जितने भी दोस्त कह रहे हैं यस 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 यस, बहुत बढ़िया, क्योंकि फेडरेशन में अलग हो सकते हैं। परिसंघ में तो सबसे ही आसान है, परिसंघ की तो बात खत्म हो गई। तो ये जो 50 हैं स्टेट, तो इन 50 स्टेट जब भैया जुड़े तो किस अर्थ पर जुड़े होंगे? देखो यहां पर क्या था, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आप रेजिड्यूरी पावर्स के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो अभी जान जाए। रेजिड्यूरी पावर्स, जिनको हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, ये भी ना जानते हो, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में है? रेजिडरी पावर्स इंडिया में किसके पास में? आप बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, केंद्र सरकार के पास में। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है कि जो रेजिडरी पावर्स हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियों से मतलब होता है जैसे आपका कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर आपका केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, ठीक है। लेकिन जिन विषयों के बारे में व्याख्या नहीं की गई है, जिन विषयों के बारे में बात ही नहीं की गई है, वो सब किस में चले जाते हैं? रेजिडरी पावर्स में। वो सब किस में चले जाते हैं? आपका अवशिष्ट शक्तियों में। तो ऐसे विषय फेडरेशन में किसके पास होते हैं? स्टेट के पास होते हैं। स्टेट का इस पे राइट होता है, स्टेट का अधिकार होता है। रेजिडरी पावर्स पर
फेडरल में किसका अधिकार होगा? स्टेट का अधिकार होगा। ठीक है, जिन शक्तियों का जिक्र संविधान में नहीं होता उनको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं और उन पर अधिकार किसका होगा? स्टेट का होगा, स्टेट का। तो यहां पर जो ये 50 स्टेट है, इनके पास में क्या है? रेजिडरी पावर्स हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं। यानी जिसके पास रेजिडरी पावर्स होती हैं वही संप्रभु होता है। यानी स्टेट क्या हो गया? याद रख लो, सवरीन हो गया। स्टेट हो गया संप्रभु। संप्रभु होने का मतलब होता है सवरीन। सवरीन भैया, संप्रभु शब्द का मतलब क्या? संप्रभु मतलब आपको जो निर्णय लेने हैं वो आंतरिक रूप से आप ले सकते हैं, बाहरी रूप से आप ले सकते हैं। तो रेजिडरी पावर्स किसके पास हुई? स्टेट के पास हुई। तो स्टेट क्या हो गया? सवरीन हो गया। यानी कि किसी भी फेडरल में स्टेट सवरीन होता है। लेकिन क्या हमारे देश का आप इससे तुलना करें तो आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्या उत्तर प्रदेश सवरीन है बाहरी मामलों पर? या फ्रांस के किसी मामले पर उत्तर प्रदेश डिसीजन ले सकता है? या भारत सरकार? क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? हमारे यहां पर केंद्र सरकार के पास में है। तो केंद्र सरकार हमारे यहां संप्रभु हुई, हमारे यहां राज्य संप्रभु नहीं है। छोटी सी बात समझ में आई? तभी समझोगे कि भारत को हम लोग परिसंघ में या आपका फेडरेशन में क्यों नहीं रखते हैं। अब ये पिक्चर क्लियर होने लगी होगी दिमाग में। तो मैं आपसे पूछूं, क्या भारत फेडरेशन है? छुटकी सी बात मुझे बताओ। आप कहोगे नहीं, भारत फेडरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि तीसरी बात करते हैं यहां पर आकर के। तीसरी बात हम करेंगे आपका संघ की। क्या दिया था मैंने तीसरा पॉइंट? संघ अर्थात यूनियन क्या है? यूनियन क्या है? भारत में कुछ एक्ट आए हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे कि बताएं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, नाथ एक्ट सुना है? हाँ जी। 1784 सुना है भैया। बहुत सारे एक्ट हमने सुने हैं। 1857 की क्रांति के बारे में सुना है? जी भैया, 1857 की क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। पहले थोड़ा समझो इसको, तब वहां पर पहुंचेंगे। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश में जो क्राउन था, जो महारानी थी, उसको अंदेशा हुआ कि यार ये तो अभी छिटपुट आपका क्रांति हुई है, इकट्ठे हो जाते तो हमको भगा देते, बिजनेस सब स्पाइल हो जाता, एकदम से खराब हो जाता। जिस बिजनेस की प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ और वो रहा है आपका 1857 तक। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1858 से लेकर के और 1947 तक जो चला, तो यहां पे क्या हो गया? ब्रिटेन की महारानी को गुस्सा आया कि तुमने अपने होते हुए 1857 की क्रांति कैसे करा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो खत्म कर दिया गया और फिर किसका शासन शुरू हो गया? गवर्नेंस ऑफ क्राउन, क्राउन का शासन। इसके बाद में जितने भी एक्ट आए वो ब्रिटेन की महारानी या बात करें वहां के जो भी कोई भी व्यक्ति जो उस राज परिवार का हेड था उसके आदेशों पर आए। छोटी सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, 1857 की जो क्रांति हुई उसके पश्चात में एक निर्देश आया 1858 के एक्ट में, वो छोटा सा लिखना। 1858 के एक्ट में क्या बोला गया? उसमें एक छोटी सी बात हुई कि भारत में दो तरह के राज्य हैं। एक तो ऐसे राज्य थे जिन पर सीधे ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण था, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण। जैसे बंगाल को इन लोगों ने जीत लिया था 1757 के युद्ध में या नहीं? प्लासी की लड़ाई में। 1764 का बक्सर का युद्ध हम पूछे तो बंगाल को ही कंट्रोल कर चुके थे या नहीं? कर चुके थे। तो ब्रिटेन का जो सीधा आपका सीधा नियंत्रण था, सीधा नियंत्रण यानी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक थी देसी रियासतें जो ब्रिटेन के कुछ सीधे नियंत्रण में नहीं थी, जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिनको हम? प्रिंसली स्टेट्स। अब बात समझे, एक वर्ग तो उनका हो गया जो इनके सीधे कंट्रोल में थे, अंग्रेजों के, और एक वो हो गए जो इनके सीधे कंट्रोल में नहीं थे। इन सब के लिए नियम भी बनाने थे ब्रिटेन को, जो इनके सीधे कंट्रोल में थे। बातें चलती रही, नियम बनते रहे। 1935 आ गया। अब सीधा सा आधार, अभी हम इनको सबको पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। 1935 का जब एक्ट आया तो आपको पता होना चाहिए भारत में फेडरल को एक्सेप्ट किया गया था। यहां तक हम फेडरल थे 1935 तक, 1935 के एक्ट के आने तक फेडरल सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया, यानी संघीय व्यवस्था को, यानी कि संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। लिखना भी है इस बात को, तब आप समझ पाएंगे। की पॉइंट्स लिखना, संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, अपनाया गया। इसके बाद में भारत आजाद भी होता है 1947 में। भारत में मैंने अभी आपको बताया 565 रियासतें थी, 565 रियासतें। तो हमारे देश में क्या ऐसा संभव था कि हम फेडरल सिस्टम को छोड़ के यूनियन की तरफ क्यों आए? ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि भारत ने भी संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम को अपनाया 1935 के अधिनियम में, और हमने इसको अपनाया था कनाडा मॉडल से। भारत में जो संघीय व्यवस्था ली गई है वो किस मॉडल से है बताएंगे? कनाडा मॉडल। जहां भी आपको संघीय रूप भारत का दिखे कि भारत यहाँ पे फेडरल दिखाई देता है, हमको यूनिटरी यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। फेडरल का मतलब क्या हो गया? जहां पे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा आपको दिखे तो आप समझ जाना ये कौन सा मॉडल है? कनाडा मॉडल है। ओके,
तो संघीय व्यवस्था यहाँ पे क्या, मुझे बताओ। मैंने छोटी सी बात आपको बताई थी, यहां पर पीछे चलते हैं, कि जब फेडरल होगा आपका या कोई भी फेडरेशन है, तो फेडरेशन में स्टेट को अधिकार दिया जाएगा, और स्टेट को अधिकार दिया जाएगा तो स्टेट क्या हो जाएगा, संप्रभु हो जाएगा। क्या ऐसा हमारे देश में संभव था कि हम 565 रियासतों को उनके राइट्स या अधिकार दे देते, या उनको हम संप्रभु बना देते, यानी वो अपने डिसीजंस ले ले आंतरिक या बाहरी? क्या ऐसा पॉसिबल था कि 565 रियासतों के लिए अलग अलग नियम हो पाते? उन सबको संप्रभु कर दिया जाता। प्लस में हमारे देश की पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर था। हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है, तो आप सोचो कितनी एम्बिशंस होती लोगों की। क्या अलग अलग सबकी आकांक्षाओं को पूरा ये रियासतें कर पाती अलग अलग नियमों के साथ में? आप कहेंगे नहीं। तो फेडरल हमारे यहाँ तो क्या तबाही को जन्म दे देता, गड़बड़ पैदा हो जाती फेडरल होने से। तो इसीलिए हमने फेडरेशन को नहीं अपनाया, और फेडरेशन को जब हमारी संविधान सभा ने नहीं अपनाया, जो कहीं पर भी हम फेडरल दिखाई देंगे तो वो कनाडा मॉडल के हमारे सिद्धांत है। तो इन 65 रियासतों को क्या बोला गया, भैया तुम सब एक काम करो, अब कुछ एक साथ साइन कर लो। आगे हम बात करेंगे। वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो 3 रियासतें तो ऐसी थी जिन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने बोला जो चाहे पाकिस्तान में पहुंच जाए या चाहे भारत में मिल जाए। 3 रियासतें ऐसी थी जिन पे आपका डिसीजन नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह थे, ठीक है, एक आपका जूनागढ़ थी, और एक हैदराबाद थी। हैदराबाद में तो क्या था, हैदराबाद में आपका वहां पे जो प्रशासक था वो मुस्लिम था, प्रजा वहां पे हिंदू थी। जूनागढ़ में भी ऐसा ही था। जूनागढ़ में तो जनमत संग्रह रेफरेंडम करा लिया गया, उसको मिला लिया गया अपनी तरफ। हैदराबाद में मतलब मुस्लिम आबादी भी काफी थी। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको भी मिला लिया। और बाद में आप जानती हैं जम्मू कश्मीर को भी, जब आपका आजादी के बाद में पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पे युद्ध कर दिया, कश्मीर पे आपका आक्रमण कर दिया, तो राजा हरि सिंह ने मदद मांगी और भारत का अभिन्न हिस्सा बनने को तैयार हुए। तो वो 3 भी मिलाई गई। लेकिन क्या बोला गया, अब ये बोला गया कि जो 565 रियासतें हैं ना, इनको हम क्या बनाए? अब तो इनको बनाया गया यूनियन। क्या बनाया गया? यूनियन। तो संघ क्या होता है, इसका उदाहरण है कि इससे, या इस छोटी सी एक परिभाषा लिखें, इससे राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते। पारस्परिक सहमति बोले तो म्यूचुअल कंसेंट से, पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। अब सब लोगों ने ऐसा बोला कि भाई अभी 565 एक साथ करनी है, याद रखना इसको, विल नॉट सेपरेट बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट एक पारस्परिक सहमति से वो अलग नहीं हो सकते। अब हमको बात समझ में आएगी, छोटी सी बात हमको समझ में आएगी कि आपकी बॉडी है, बॉडी दर्शाती है हमेशा यूनियन को, और यूनाइटेड को दर्शाती है कोई मशीन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, समझना मेरी बात को, इन शब्दों का बड़ा अर्थ है। आपकी बॉडी से जो अंग हैं वो अलग हो सकते हैं क्या? आप अपना हाथ खोल के ऐसे रख के चले जाएं कहीं भी, वापस आके लगा लूंगा, खोल के निकाल के अलग रख दें, गर्दन को अलग रख दें आयरन मैन की ड्रेस की तरह, आपके नहीं। यानी कि अगर हाथ अलग हो भी गया तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मान के चलो हाथ भैया काट दिया जाए किसी का, तो काट दिया जाए तो हाथ किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन मशीन बोलते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब बोल्ट अलग अलग हो सकते हैं, तो उनका महत्व भी वही बचा रहेगा। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा मजबूत क्या हुआ? अब ये मत कहने लगना जी ऑटोमेशन के हिसाब से तो मशीन हुई, भाव के हिसाब से बताए मुझे। परिसंघ को छोड़ना आसान है, बिल्कुल ठीक है। संघ को छोड़ना कुछ संधियों के तहत संघ जुड़ता है, इसमें क्या स्टेट को पावर्स दी जाती हैं, स्टैट्यूटरी पावर्स स्टेट के पास में होती हैं। इसको छोड़ना परिसंघ के मुकाबले थोड़ा कठिन है, लेकिन यूनियन के मुकाबले आसान है। यूनियन में म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो ही नहीं सकते, इसीलिए भारत ने बोला कि भाई हम तो एक इकट्ठी भारत माता का निर्माण करेंगे। एक भारत माता होगी, उसमें राज्य होंगे, उसमें केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और हम सब एक होंगे, और कोई भी अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो पाएगा। यही संघ है। तो भैया ये दोनों नाम एक जैसे क्यों है फिर? इसको भी संघ और इसको भी संघ। कहते हैं कि भारत का संविधान लिखने वाले लोगों को इससे ज्यादा बेहतरीन शब्द कोई नहीं मिला उस समय पर। इंग्लिश का यूनियन, बड़ा अंतर हो गया ना। तो आजकल के लोग संविधानविद कहते हैं कि भाई इसमें शायद भविष्य में एक शब्द आएगा समुच्चय, और वो सही होगा कि भारत राज्यों का एक समुच्चय है। समुच्चय शब्द भी इसको सही प्रदर्शित कर देगा। ऐसी बहसें चलती हैं बहुत सारी, ठीक है, इस तरह की आप देखोगे डिबेट्स में ये बात आती है। तो बात समझ में आई? मुझे बताओ कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन यानी कि संघ, क्या बात आप समझे? अरे खुले दिमाग से सुन पा रहे हो या नहीं? बुद्धू तो नहीं है कोई? बुद्धू ही रहेगा। बताओ कौन से को छोड़ना आसान है सबसे ज्यादा? पहला लेटर लिख दो उसका, बस CFU, फटाफट से आंसर करेंगे CFU। तो जिसको छोड़ना सबसे आसान है वो टूट भी आसानी से जाएगा। फेडरेशन
को छोड़ना थोड़ा कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन किसको छोड़ना है? यूनियन को। तो भारत मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हमारे संविधानविदों ने किसको चुना है? हम कहेंगे हमारे संविधानविदों ने यूनियन को चुना है। और यूनियन में क्या है? स्टेट संप्रभु नहीं है, यानी स्टेट को पावर्स नहीं दी गई हैं, सेंट्रल को पावर्स दी गई हैं, केंद्र को शक्तियां दी गई हैं। छोटी सी बात, छुटकी सी बात समझ में आई? आज के बाद एक्सप्लेन कर पाओगे? परिसंघ क्या बनता है, संघ अर्थात फेडरेशन कैसे बनता है, उसमें शक्तियां किसके पास होती हैं, वो अलग कैसे होता है, और आपका यूनियन कैसे बनता है। यूनियन का मतलब होता है कि जो राज्य हैं वो उससे अपनी सहमति से अलग नहीं हो सकते, अलग हो ही नहीं सकते। मजा आया? मजा आया ये बताओ? बोले हाँ भैया, आना ही चाहिए। कुछ जानो, एक स्टूडेंट का ये धर्म होता है कि जब उसको कुछ जानने को मिले तो उसको मजा आना चाहिए। आपका मजा अध्ययन में होना चाहिए, सीखने में होना चाहिए। सर जी मेरे ये ऊपर से गया, ऊपर से जाने का मतलब होता है कि आपने इसको पहले बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, या आप बौद्धिक रूप से थोड़ा कमजोर हो गए, क्योंकि हमने इतना समय इस पे इतने धीरे से खर्च किया, इसके बाद भी नहीं समझे और बाकी सारे बच्चे समझ गए, वो थम्स अप लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको भी थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना? दिमाग को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा दोस्त। पढ़ेंगे एक बार और सीखेंगे तो आएगा समझ। इससे आसान चीज कोई हो नहीं सकती। अगला पॉइंट लिखें, संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। देश की सरकार का स्वरूप बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स द, क्या बताता है? सरकार का स्वरूप। टेल्स द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, मतलब कि जो हमारे देश की सरकार होगी वो कैसी होगी। इसमें होता है या तो सरकार होगी संसदात्मक, पार्लियामेंट्री सिस्टम की होगी, संसदात्मक सरकार होगी, या आपका दूसरी सरकार हो सकती है कौन सी? अध्यक्षतात्मक प्रणाली की, अध्यक्षात्मक सरकार हो सकती है, या तीसरा होगा प्यारे साथियों अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? संसदात्मक का मतलब है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ। मैं पूछूं भारत में किस प्रकार का सरकार का स्वरूप है, बताएं जरा। पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, या फिर आपका क्या होगा यहाँ पे? प्रेसिडेंटियल सिस्टम होगा, प्रेसिडेंटियल सिस्टम होगा, या थर्ड वन इज सेमी प्रेसिडेंटियल होगा। अब देखो इसको ध्यान से समझ। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम किसको कहेंगे? पार्लियामेंट्री सिस्टम साथी हम ऐसे को कहते हैं जिसमें राज्य का प्रमुख तो अलग हो। राज्य मतलब राष्ट्र को बोलते हैं, यूपी बिहार मत समझ लेना इसको कभी। पॉलिटी में राज्य मीन्स नेशन। अब जब तक हम संविधान के स्वरूप की बात कर रहे हैं, राज्य का प्रमुख एक अलग व्यक्ति होता है। राज्य के प्रमुख के बाद में अगर हम बात करते हैं तो राज्य का प्रमुख अलग होगा, लेकिन शासन का जो प्रमुख होगा, गवर्नेंस का जो चीफ होगा, वो अलग व्यक्ति होगा, प्रमुख अलग होगा। आपको तय करना है फिर भारत का कैसा है। यानी कि जो स्टेट का चीफ होगा, जैसे कि भारत में बोले स्टेट चीफ कौन है, तो आप बोलोगे यहां पे भैया प्रेसिडेंट है। देश में सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है? सबसे प्रमुख व्यक्ति प्रेसिडेंट है। लेकिन वास्तविक रूप से जो गवर्नेंस को चलाते हैं वो कौन है? वो पीएम है। एक एग्जांपल लेते हैं, तो राज्य का प्रमुख तो एक अलग व्यक्ति होगा और शासन का प्रमुख एक अलग व्यक्ति होगा। तो भारत में क्या ऐसा होता है? आप कहेंगे हाँ जी। अध्यक्षात्मक सरकार यानी प्रेसिडेंटियल सिस्टम में क्या होगा कि राज्य और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होगा, दोनों का। यानी कि नेशन और गवर्नेंस का जो चीफ होगा, प्रमुख होगा, राज्य और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होगा। जैसे अमेरिका में क्या प्रधानमंत्री होता है? बताओ फटाफट से। अमेरिका में क्या प्रधानमंत्री होता है? यस और नो समझते चलेंगे। यस और नो आपके मुझे ये बताएंगे कि भाई आप थोड़ी सी समझ रखते हैं या नहीं, तभी मजा आएगा। क्योंकि वो कॉमन पॉलिटी सब पढ़ते हैं, हमारा भी शुरू हो जाएगा मौलिक अधिकार क्या, हम उसको विशेष तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले संविधान के बारे में ये जान तो लो। बहुत बढ़िया जी। नो नो नो, बहुत कमाल की बात है। तो जब एक प्रमुख हो यानी प्रेसिडेंटियल सिस्टम है वहां पर, और आपका अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार कौन सी हो जाएगी? जिसमें दोनों के लक्षण हो, दोनों के लक्षण हो। बात क्लियर है? यानी कि जिसमें किसके होंगे? आपके दोनों के फीचर्स होंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम के भी और आपका प्रेसिडेंटियल सिस्टम के भी। भारत में कौन सा होगा? फटाफट से नोट करके लिखें अपनी कॉपी में। भारत में किस प्रकार का होगा? या मैं आपसे पूछूं, भारत में जो संसदात्मक प्रणाली है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है? जो देश के प्रमुख है, देश के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं। लेकिन शासक के प्रमुख यानी कि जो वास्तविक शक्तियां वो किसके पास है? वो पीएम के पास में है। अब आते अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा, जब हम अब इस आपका बात कर रहे थे किस बारे में, एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछूंगा, संविधान का वर्गीकरण, फिर मुझे आप बताना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वर्गीकरण। यहाँ पे जो आप अभी तक सीखा है उससे आंसर करने होंगे आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम बोलते उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन,
इसके आधार पर भारत के संविधान को दो तरह का बोल सकते हैं, या तो निर्मित कहेंगे या विकसित कहेंगे। दो तरह का होता है कोई भी संविधान, या तो मेड होगा या डेवलप्ड होगा। बताएं भारत का संविधान कैसा है। दूसरा क्या बोला मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरी हम बात करते हैं दोस्त आपसे शासन प्रणाली के आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। कितनी तरह का होगा, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, भी दिखाऊंगा आपको। ऑन द बेसिस ऑफ, एसएससी ने पूछे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम कितनी तरह का हो सकता है भैया, या तो राजतंत्र हो सकता है या लोकतंत्र। क्या समझे अभी तक, यानी या तो मोनार्की हो सकती है या फिर आपका डेमोक्रेसी हो सकती है। क्या हो सकती है, मोनार्की और डेमोक्रेसी। भारत के संविधान को किस में रखेंगे, डेमोक्रेसी में। तीसरा जो विभाजन होता है संविधान का वो होता है संकलन के आधार पर। संकलन के आधार पर सबसे बाद में लिखेंगे, मतलब फिर वहां पे हमारी और कैटेगरी बन जाएंगी। संशोधन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट, संशोधन के आधार पर। दो तरह का हो सकता है, या तो कठोर होगा या फिर आपका लचीला होगा, रिजिड होगा या आपका फ्लेक्सिबल होगा। भारत के संविधान को आप किस में रखेंगे बताना, ठीक है। चौथा मैं आपसे पूछूंगा विभाजन इसका संघ के आधार पर, संघ के आधार पर, संघ के आधार पर किस तरह का विभाजन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फेडरल, ऑन द बेसिस ऑफ फेडरेशन। संघात्मक आप इसको बोलेंगे, यानी कि फेडरल आप इसको कहेंगे, या यूनिटरी आप इसको कहेंगे, एकात्मक आप इसको कहेंगे। ये चीजें हम आज सीख रहे थे। और पांचवा होगा संकलन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन, संकलन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन। कितनी तरह का हो सकता है, या तो लिखित होगा, और मैं ये समझूंगा आपको इनकी बेसिक समझ होगी कि क्यों और कैसे, जो ध्यान लगा के पढ़ रहे होंगे उनको तो होगी कम से कम। देखें भी, बताएंगे आप आंसर। पहला बताइए, अगर मैं बात करूं उत्पत्ति के आधार पर, तो भारत का संविधान क्या विकसित हुआ है, विकसित कौन से होते हैं, अलिखित होते हैं। भारत का संविधान लिखित है, यानी कि मेड, संविधान सभा ने इसको बनाया है। क्या भारत में जो विधि निर्माण का कार्य होता है वो राजा या उनके जो पुत्र होंगे या जो भी चुना जाएगा राज्य का प्रमुख वह व्यक्ति, या लोकतंत्र मतलब जनता जिनको चुनेगी उनके शासन के द्वारा जो होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। और अगले ही पल शायद हम थोड़ी देर में आपका 7 लाख होने वाले हैं। बहुत सारी आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। कठोर मतलब अमेंडमेंट, जो आपके ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि अगर मैं बात करूं, क्या भारत के संविधान में कुछ तो बड़ी ऐसे संशोधन हो जो बड़ी कठिनाई से हो पाए, या जैसे श्रीलंका का संविधान उदाहरण है किसका, लचीले संविधान का। लिख लीजिए, श्रीलंका का संविधान एक लचीला संविधान है, मतलब कोई भी संशोधन कभी भी किया जा सकता है बड़ी आसानी से। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का एक उदाहरण है, लेकिन भारत का संविधान कैसा है, ना तो कठोर ना लचीला, दोनों के बीच में है। क्या बोलोगे भैया, दोनों के बीच में है। भारत के संविधान में दोनों विशेषताएं मिलती हैं। वो कभी कभी कठोर भी है, कुछ संशोधन बहुत कठोर हैं, और कुछ संशोधन बड़ी आसानी से हो जाते हैं, साधारण बहुमत से हो जाते हैं। कुछ के लिए विशेष बहुमत की, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी। बात समझ में आई, कैसा है, मिक्स्ड है, यानी कि नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड, ना तो कठोर ना लचीला, एकदम ऐसा नहीं बोल देना, दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो निश्चित उत्तर क्या होगा आपका, बताएंगे भारत के संविधान की विशेषताएं। चौथे पार्ट पर आते हैं, संघ के आधार पर। क्या भारत का संविधान एकात्मक है या संघात्मक, तो एकात्मकता के कम लक्षण हैं, संघात्मकता के ज्यादा लक्षण होने के बावजूद भी एकात्मकता के कुछ लक्षण है, इसीलिए क्या बोला था इसको हमने, क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक। भारत का संविधान कैसा है, लिखित है, लिखित है। अब जनरल फैक्ट्स पर आए, छोटे छोटे फैक्ट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट बना के लिखना, यहाँ पे नोट बना के लिखना एक बार। जैसे अब मैंने जितनी चीजें आपको ये सिखाई कि भाई हम संविधान को कैटेगराइज कर सकते हैं, और कैटेगराइज में सबसे बड़ी चीज आई आपका, कैटेगराइज में हो गए पूरे, बता इतनी बात में कोई दिक्कत, इतनी बात में किसी भी मेरे साथी को कोई परेशानी आई हो सीखने में, इतनी चीजें सीख पाई यहां तक की, फिर छोटे से पॉइंट्स आएंगे, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहूंगा मैं। हमने आज जाना था लिखित और अलिखित संविधान को। ज्यादातर देशों का संविधान कैसा होता है, आप कहेंगे भैया ज्यादातर देशों का संविधान लिखित होता है, लेकिन कुछ ही देश हैं जो अलिखित संविधान, और अलिखित संविधान किन किन देशों के हैं, तो ब्रिटेन इसका एक जीता जागता उदाहरण है, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के बाद में बात करते हैं यहाँ पे आपका कनाडा, न्यूजीलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड। पूछ लेता बहुत बार कि किस देश का संविधान अलिखित है, इनमें से किसी एक को ले लेता है ऑप्शन में, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। और आज के बाद आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि अलिखित संविधान कहते किसको है, ऐसे नहीं कि भी जो लिखा हुआ नहीं है,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ लिखा हुआ ना हो। ओके, ब्रिटेन के संविधान की रीड क्या है? कौन था ब्रिटेन में, बताएंगे कौन आया था? यहाँ पे एक डेट आती है 15 जून 1215, उसको जरूर याद रखें। मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का क्या मतलब होता है हिंदी में? घोषणा पत्र। क्योंकि यहाँ पे था आपका राजा जॉन, ब्रिटेन में राजा जॉन। तो राजा जॉन क्या करता था, अब जब वो अपनी मनमानियां कर रहा था तो जनता उससे परेशान हुई और जनता ने वहां पे आपका उपद्रव शुरू करे, विद्रोह शुरू किया, एक रिवोल्ट हुआ वहां पे। तो रिवोल्ट हुआ, राजा समझ गया कि भाई कुछ अधिकार मुझे जनता को भी देने पड़ेंगे। तो पहली बार वो मैग्ना कार्टा जारी हुआ। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता बड़ा अच्छा कि जो ब्रिटिश सरकार ने 15 जून 1215, डेट भी लिख लेना इसमें, 1215 को जो मैग्ना कार्टा जारी किया था उसको तैयार किसने किया था? तो स्टीफन लैंगटन ने इसको तैयार किया था। वहां के एक बिशप थे, स्टीफन लैंगटन ने इसको तैयार किया। किसने तैयार किया था? स्टीफन लैंगटन ने इसको तैयार किया था। मैग्ना कार्टा समझ गए ना? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है, लिखिए अपनी कॉपी में कहीं पे साइड पे, अधिकारों का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, अधिकारों का घोषणा पत्र, इसी को मैग्ना कार्टा बोलते, कभी भी जारी हो। ओके, लिखित संविधान में आते हैं तो कौन कौन से देश इसके उदाहरण हैं? यूएसए का संविधान लिखित है कि नहीं है? यूएसए का, जी भैया। कब का लिखा हुआ था बताओ? ईयर मैंने आज ही बताया आपको, 1789। सबसे पुराना लिखित संविधान है, लेकिन कुछ लोग इस पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पुराना लिखित संविधान है। कब लिखा गया था बताएंगे? 1789 में, ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और कहां कहां का लिखित है बताइए एक बार? आप बोलोगे भैया फ्रांस का लिखित है, पाकिस्तान का लिखित है, पाकिस्तान का, भारत का लिखित है, भारत इसका एक उदाहरण है। और भारत की जब बात आएगी तो याद रख लेना, देखो लिखित को हम एक तरह से और कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं लिखित जो आपका सबसे छोटा कहां का है और सबसे बड़ा कहां का है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे साथी छोटा है और जो सबसे बड़ा है, बताएं सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा जो संविधान है लिखित वो मोनाको का है। भाई अलिखित में तो पता ही नहीं कर सकते छोटा और बड़ा, वहां तो संभव ही नहीं है। तो सबसे छोटा ये आपका मोनाको का है। तो बताएं फटाफट से, मोनाको के संविधान में कितने शब्द हैं? तो आप बोलोगे मोनाको के संविधान में भैया 3814 वर्ड्स हैं, 3814 शब्द हैं, 3814। ठीक है, सबसे छोटा किसके आधार पर है? शब्दों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स। लेकिन अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल, अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा। वर्ड्स के आधार पर पूछे तो मोनाको। जो सबसे छोटा संविधान है, पहले बच्चे ये कहते थे जिसपे पेन छूट भैया, वही एग्जाम में आया था क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स। तो किसका होगा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कितने आर्टिकल हैं भैया? 7 अनुच्छेद है इसमें, 7 आर्टिकल्स है, 7 आर्टिकल्स है, 7 अनुच्छेद है। लेकिन वर्ड्स की अगर बात करें तो वर्ड्स कितने हैं उसमें? 17,762 वर्ड्स है। शब्दों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो शब्दों की संख्या 7762 है। ओके, यूएसए का जो संविधान है ये मैं आपको बता ही चुका, ये सबसे पुराना संविधान है, सबसे पुराना रिटेन है। लेकिन इस पे विभेद है। बहुत सारे लोग, याद रख लेना, सैन मैरिनो के संविधान को भी, वो सन 1600 का संविधान है, ठीक है, वो सबसे पहला गणराज्य भी बोलते। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, हिस्ट्री को, तो आप जानते होंगे वज्जी के बारे में। जब भारत के महाजनपदों को हम पढ़ते हैं तो गज्जी भी एक गणतंत्र था, उसे सैन मैरिनो भी एक गणतंत्र है, वो 1600 में गणतंत्र बना था। उन लोगों ने अपना इतिहास लिखा था, लेकिन ज्यादातर लोगों के द्वारा वो अमान्य है। ठीक है, सबसे पुराना लिखित, इतनी बात में कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ सबसे नया संविधान किसका है? सबसे नया संविधान किस देश का है? न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? सबसे नया संविधान फटाफट से बताएंगे तो न्यूएस्ट कौन सा हो जाएगा आपका? क्यूबा। किस कंट्री का है? क्यूबा का है, 2019 का। नेपाल लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, नेपाल का 2015 का। नेपाल की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। नेपाल में बड़ा कमाल का एक इंसिडेंट हुआ था, सब कुछ बदल दिया। राजा दीपेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्या, नहीं राजा जो थे, राजा का नाम था बीरेंद्र, राजा बीरेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्या, उनके बेटे दीपेंद्र फ्राइडे को पार्टी करते थे। शाही परिवार के लोग, रॉयल फैमिली के सारे लोग पैग वैग लेते थे टेबल पे बैठ के। जो राजकुमार दीपेंद्र था उसको ज्यादा नशा हो गया एक दिन, प्रिंस को, उसको अंदर लिटा दिया गया कमरे में जाके, भैया तुम लेट जाओ। वो नशे में था। उसने बोला उस लड़की से मुझको प्यार है और वो लड़की सिर्फ मेरी होकर रहेगी। वो दूसरे राजघराने की लड़की थी। और बोला बेटा तू नशे में है, चुप सो जा, सुबह बात करते हैं। बोला नहीं, वो मेरी होकर रहेगी, कुछ भी करना पड़े, हम राजा है। राजा का लड़का था, उसका चुपचाप लेट जा तू, जाके उसको बेड पे पटक दिया उन्होंने अंदर जाके, राजा दीपेंद्र ने। और उसकी घरवाली ऐश्वर्या राय नहीं, कभी ये समझ लो अभिषेक बच्चन की बहू को, सारे अपने आके वापस अपने अपने पैक लेने लगे। वो कह रहे हमारी पार्टी को डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक किया, अंदर लिटा दिया। AK-47 लेके आया अंदर से, राजा थे नेपाल के, AK-47 लेके आया,
अपने पिताजी, अपनी माता, 7 और थे वहां, 7 नहीं 6 और थे, 8 लोग, 8 को भून दिया उसने। मतलब मेरी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे हो तुम, बिहार की बात तो कोई सीरियस नहीं ले रहा। 8 लोगों को भून दिया, अपने घर के लोगों को, और फिर यहाँ ऐसे AK-47 खुद के ऊपर भी चला ली, खुद भी मर गया तुरंत। नशा इतनी घातक चीज है। फिर बाद में राजा बीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र बैठे। तो नेपाल में इसलिए कहानी सुना रहा हूं, नेपाल में 5 बार संविधान नेपाल नरेश ने बनाया, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। लोगों ने बोला वहां, फिर मैंने कल आपको बताया था माओवादी क्या होते, माओइस्ट जो थे, जब राजा आपके मतलब राजा राजकुमार तो दोनों मर गए, उनके जो छोटे भाई थे राजा बीरेंद्र के, उनका नाम था राजा ज्ञानेंद्र, वो गद्दी पे बैठे। तो राजा ज्ञानेंद्र अंतिम राजा बने, क्योंकि माओइस्ट इतने एक्टिव हो गए कि 2008 में उन्होंने उखाड़ फेंका। नेपाल में 2008 के बाद से कोई राजा ही नहीं हुआ। 2008 के बाद में जब चुनाव हुए तो पुष्प कमल दहल वहां के नेपाल के प्रमुख बनते हैं, और 2008 से प्रयास हुआ नेपाल ने अपना संविधान बनाने का, और वो लागू हुआ 2015 में। संविधान ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता है, संविधान तभी तो बनेगा जब संविधान बन रहा हो उसमें लोगों को विश्वास हो। हमारे यहाँ लोगों को क्यों विश्वास था संविधान के बनने में? क्योंकि हमारे यहाँ संविधान बनाने वाले लोग वो थे जो नेशनल मूवमेंट में एक्टिव थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत आगे सक्रिय रहे, उनके लिए जनभावना पहले से ही थी, और उन्हीं लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था। तो हमारे लोगों का विश्वास था, उसमें विश्वास होना भी तो जरूरी है। ठीक है, अब वापस आएंगे यहाँ पे। सबसे नया संविधान किसका है? क्यूबा का है, नेपाल का नहीं, नेपाल का 2015 का था। आपसे पूछे एशिया का सबसे पुराना संविधान, एशिया का सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना तो हो गया अमेरिका का, एशिया का सबसे पुराना है आपका जापान का, 1889 का है। इसको बोलते हैं जापान के संविधान को, SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया, जब आप किसी देखेंगे जापान के संविधान को क्या कहा जाता है? मीजी संविधान, मीजी 2019 में मीजी संविधान उसको कहते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किनको कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आप सब जानते होंगे, कॉमन सा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? बेटा क्वेश्चन करके जाने हैं, जो आज क्वेश्चन आज सिखाया है वो करने जाना होगा ओपन माइंड से, तो अभी छुट्टी करेंगे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। क्यों कहते हैं इनको जनक? आप जानते होंगे इस बात को, कि सबने संविधान लिखने वाले तो भैया बहुत सारे मेंबर्स थे, लेकिन उसमें जो फेरबदल हुए, जो 2000 डिबेट्स हुई, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने फाइनल मसौदा, जिसने प्रारूप को तैयार किया, उस समिति के प्रमुख कौन थे? वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और जब भारत का संविधान लागू हो रहा था उस समय का बोलते जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का है। आप समझ गए किस लिए, किस वजह से? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी की वजह से। 1951 में क्या हुआ था आपका? हमारे देश में चुनाव हुए थे, यस और नो, जानते हो उस बात को? आप कहेंगे जी भैया। तो हमारे देश में जब चुनाव हुए तो उस समय चुनाव हुए तो नेहरू जी एक बिल लेके आते, हिंदू कोड बिल, वो 1951 में आने वाला था। आज हमारे देश में आप जानते हैं ना, हिंदू में महिलाओं के पास कितने अधिकार है? क्या आपकी एक पत्नी है जिनसे आपने शादी की है, आप दूसरी शादी कर सकते हो या नहीं? आप कहोगे हाँ भैया दूसरी शादी कर सकते, लेकिन पहली पत्नी की सहमति चाहिए, उसकी सहमति के बिना नहीं कर सकते। हिंदू कोड बिल। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी नेहरू जी से लड़ गए इस बात पर कि भाई ऐसी जो चीजें ये सिर्फ हिंदुओं पर ही अप्लाई क्यों होंगी, नियम मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? अब उन्होंने फिर नेहरू जी के कैबिनेट में वो आपका कानून मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया उस कानून मंत्री के पद से, इसी हिंदू कोड बिल की वजह से। और जब इस्तीफा दे दिया तो नेहरू जी को पता था कि भाई इसका जो प्रभाव है वो चुनाव पर पड़ सकता है, इसलिए नेहरू जी उसे 1951 में ना ला करके 1955 में लेकर आए हिंदू कोड बिल को, 1955 में। ठीक है, लेकिन एक बात कही जाती है कि भारत के संविधान को जिसने बनाया उनको व्यक्ति कुछ दिन के बाद ही भूल गए। देश में आम चुनाव हुए 1951-52 में। कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर? जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन पर आंसर करें। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 35 सीटों पर चुनाव लड़े, 2 सीटों पर जीत पाए। मतलब लोगों ने 1.5 साल बाद ही भुला दिया संविधान लागू होने के। और आप ये समझिए खुद अपनी बॉम्बे की सीट हार गए, कांग्रेस के काजोलकर ने उनको हरा दिया, 1,38,000 वोट मिले काजोलकर को, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को वोट मिलते 1,23,000। तो ऐसा भी होता है कि आप किसी के लिए कुछ बेहतर करते हैं और ये जरूरी नहीं है जनता अच्छे उम्मीदवारों को ही हमेशा जिताएगी। हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, हमारे यहाँ सीट पड़ती है आपका गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का चुनाव। वो एक यूनिवर्सिटी के प्रमुख थे, PhD व्यक्ति थे और मतलब विशेषज्ञ व्यक्ति थे, अरविंद नाम था उनका, बड़े शानदार। लोगों ने चुनाव हरा दिया उन्हें। चुनाव जीते कौन? उनके कंपैरिजन में इनाम नहीं लेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि अच्छे व्यक्ति को, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये तो बहुत खराब व्यक्ति, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अच्छे लोग राजनीति में आते हैं तो उनको जिताता कौन है? उन्हें चुनाव हरा देते हैं। तो अच्छे लोग आने की हिम्मत वैसे भी नहीं करते। तो भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ जो संविधान को लिखा वो किसने लिखा? लिखा किसने? इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, नारायण रायजादा ने लिखा। किस भाषा में लिखा था इन्होंने? इंग्लिश में। हिंदी में किसने लिखा फिर इसको?
अच्छा, प्रेम बिहारी नारायण रायचौधरी की भी किस्सा है, और नेहरू जी ने इनसे बात की तो नेहरू जी ने बोला कि भाई आप क्या चार्जेस लेंगे, तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। आपको पता होना चाहिए, संविधान का आप किसी भी पेज को देखोगे, संविधान के किसी भी पेज को आप देखोगे तो यहाँ इंग्लिश में लिखा मिलेगा आपको प्रेम, प्रेम। तो वो प्रेम नाम किनका, इन्हीं का ही है। इन्होंने बोला मैं हर पेज पर अपना नाम प्रेम लिखूंगा और कोई पैसा नहीं लूंगा। 432 नींव इनकी खर्च हुई और उन्होंने संविधान लिख दिया। और अंतिम पेज पर बड़ी कमाल बात है, गुरु को नहीं भूलना चाहिए कभी भी, ये इनसे सीखो आप। अंतिम पेज पर इन्होंने अपने गुरु राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखा, राम प्रसाद सक्सेना। ये कौन थे इनके बताएंगे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के ये गुरु थे, टीचर थे इनके। संविधान को हिंदी में किसने लिखा है, फटाफट से बोले। तो हिंदी में लिखा है भैया आपका किसने, हिंदी में बात करें, बसंत कृष्ण वैद ने। इसके आगे की बात कल करेंगे, कल मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वो क्वेश्चन करके जाओ एक बार। इसके आगे मैं बताऊंगा बसंत कृष्ण वैद किनके शिष्य थे। गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे वो जो भारत में कला के जनक कहे जाते हैं, नवीन जागृति के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने कौन सी पेंटिंग्स बनाई हैं, बहुत एग्जाम्स में पूछी गई हैं, डीएसएसबी, टीजीटी, यूपी टीजीटी, ठीक है। आपका सीपीओ ने पूछा 2019 में, बताओ भाई फटाफट से बताएंगे। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने, आइवर जेनिंग्स ने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, या ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था? किसने कहा था? फटाफट आंसर, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। बहुत सही, बहुत शानदार। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? किसकी बात करें? भारतीय संघवाद। जब भारत संघवाद जो कनाडा मॉडल पर आधारित है, क्या भारत के संघवाद में द्वैध शासन प्रणाली है? यही तो हमको संघवाद की तरफ झुकाव कराता है हमारा। हाँ जी, द्वैध, यानी कि केंद्र स्तर पर भी गवर्नमेंट है आपका और स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है जी भैया, यहाँ पर ही केंद्र और राज्यों के विषय बांटे गए हैं। ये भी संघात्मक की पहचान मैंने आपको बताई आज। देखो मैंने डी पे टिक कर दिया ना, यहाँ तो डी लिखने लग गए हैं कुछ, तो भैया मेरे ऊपर से गया। समझो तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने पूछा है नहीं है नहीं पूछा उसने, नहीं है पूछा है। मैं कह रहा हूं ये तो पहचान है द्वैध सरकार संघवाद की। संघवाद में क्या बताया था मैंने? संघवाद वो होता है जिसमें शक्तियों का बंटवारा हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये पहचान है, ये पहचान है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, एकदम से ठीक है। और संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई, संघ बनाने के लिए सहमत नहीं होती। पारस्परिक सहमति जो होती है वो किसमें होती है? पारस्परिक सहमति जो होती है ना, वो होती है फेडरल में। जो अमेरिका में 50 स्टेट हुए थे, भारत में 50 स्टेट, क्या भारत में के जो स्टेट है क्या वो सहमत हुए थे? नहीं। भारतीय संघवाद के बारे में ये बात एकदम ठीक नहीं है कि यहाँ की इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई। वो अमेरिका का उदाहरण है, अमेरिका का। तीसरा, केसी वेयर के अनुसार भारतीय संघवाद, डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संघवाद को क्या बताया था जरा समझे। हमने बात की थी आपका, कह रहे ए फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी प्रिंसिपल्स, सहायक एकात्मक सिद्धांत वाला एक संघीय राज्य होगा। क्या भारत एक संघीय राज्य है यूनिटरी प्रिंसिपल्स के साथ में? या भारत एक आपका केंद्रीकृत सरकार है, यूनिटरी प्रिंसिपल्स के साथ में भारत में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है? या फिर एक केंद्रीकृत सरकार जिसका कोई संघीय सिद्धांत नहीं है? या फिर संघीय सिद्धांत के साथ में, मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पर साथी यूनिटरी होने के भी सिम्टम्स हैं, हमारे यहाँ फेडरल होने के भी सिम्टम्स हैं, है या नहीं है? लेकिन फिर भी दोनों में कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो आप बोलेंगे ज्यादा झुकाव जो है वो फेडरल होने की तरफ है, यानी कि संघीय सिद्धांत के साथ में एकात्मक राज्य होगा। आपातकाल के दौरान हमारा एकात्मक राज्य भी हो जाता है। ज्यादातर दोस्तों का ऑप्शन डी और एकदम से ठीक, वेरी गुड। संघवाद का अर्थ क्या होता है? आज हमने संघवाद को समझा। अगर आप आंसर दे पाएंगे तो मजा आ जाएगा। बड़े ध्यान से देना, सभी विकल्पों पर नजर रखें। न्यायपालिका देश की सर्वोच्च सत्ता है, क्या ये संघवाद कहता है? कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, या फिर देश चलाने के लिए जो राज्यों का संघ, या फिर देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व? संघवाद क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बोला एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, आज ही हमने बात करी, जिसमें क्या होगा, सत्ता का केंद्रीकरण होगा, सिर्फ एक सरकार डिसीजन लेगी, एक सरकार। लेकिन संघात्मक का अर्थ क्या होगा? फेडरल होने का क्या मतलब होगा? फेडरल होने का मतलब होगा सरकार द्वैध स्तर पर होगी, यानी केंद्र स्तर पर भी और आपका राज्य स्तर पर भी। तो संघवाद में यही हमने समझा था कि केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, यानी देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व, यही क्या होता है? संघवाद। भारत इसका एक उदाहरण है।
बहुत बढ़िया, ये हम कर चुके थे आपका। भारतीय संविधान में सरकार का अर्धसंघीय रूप कहां से लिया गया है? जो हमारी संघीय व्यवस्था है, जिसको हम अर्धसंघीय व्यवस्था भारत के रूप में एकदम से बोलते हैं, तो क्या आयरलैंड से है? एसएससी जेई में पूछा गया प्रश्न है। या यूएसए से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया, या कैनेडियन? जो हमारी संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ओके, कनाडा से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? एसएससी सीएचएसएल 26 अक्टूबर 2020। हमेशा हम देखते रहेंगे, जिन भी एग्जाम्स पे हमको फोकस करना है, ऐसी बाध्यता बनाने की जरूरत तो नहीं है ना कि जी इसी एग्जाम के क्वेश्चन हमारे लिए लेके आओ, है ना। टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछा गया है तो मैं ला सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। बोले नहीं भैया उसी एग्जाम के लेके आना हमको, तो जिसका एग्जाम मैं देने वाला हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, सारे लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संघीय प्रणाली विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे पास है? जी हाँ, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद ज्यादा होते हैं, हालांकि मैंने आपको बताया था संघीय सरकार में, लेकिन उनके विवाद के निपटारे कौन करेगा? कोर्ट करेगा। यूनिटरी गवर्नमेंट है क्या भारतीय संघीय प्रणाली में? नहीं भैया। यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल कौन से देश बताए थे? लिखित संविधान है भारत का, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, यही संघीय व्यवस्था की पहचान है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। टिपिकल सा टॉपिक था, लेकिन अगर 60-70% भी समझ में आया तो बड़ी बात है। जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनको ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना समझने लायक हो। ओके, जरूर बताना आपका स्कोर क्या रहा आज के इन 7 प्रश्नों में। इन टॉपिक्स पर आपकी क्या पकड़ बन पाई, और कल फिर हम चलेंगे आपका वही जर्नल चीजों की तरफ। आगे टॉपिक आपको शेड्यूल मिल ही जाएगा। ओके, तो थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और भाई साहब, एक खुशखबरी आप सब लोगों के लिए, ये परिवार 7 लाख स्टूडेंट्स का एक परिवार हो चुका है। इसके लिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार। नमस्ते, टेक केयर, मिलते हैं कल।